दोस्तों, इन दिनों आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, टेलीविज़न चैनलों पर देख रहे होंगे कि उड़ीसा की जो भारतीय बीजू जनता दल है, बीजेडी है, इसका मोदी जी की बीजेपी के साथ गठबंधन होने जा रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नवीन पटनायक 24 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल के नायक हैं एक तरह से। वो आखिर बीजेपी के साथ समझौता क्यों करना जा रहे हैं? ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी है? देखिए, बीजेपी की तो मजबूरी साफ-साफ समझ में आती है कि 272 का अंक छूने में दिक्कत आ रही है और वो चाह रहे हैं कि खुद के दम पर तो अब बीजेपी ने शायद मान ही लिया है कि खुद के दम पर तो 272 नहीं आ सकते, तो अलाइज़ के साथ मिलकर 272 तक आने की कोशिश हो रही है। अलाइज़ में भी टूटी-फूटी एकनाथ शिंदे है की पार्टी है, टूटी-फूटी एनसीपी जो अजीत पवार के हिस्से वाली है, और फिर नीतीश कुमार भी अपनी नैतिकता बहुत कुछ खो चुके हैं और इसके अलावा बीजेपी के पास कोई बड़ा अलाई है नहीं। तो ऐसे में 272 के लिए बीजेपी दूस पार्टियों को देख रही है, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ समझौता करने जा रही है, उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ समझौता करने जा रही है ताकि किसी तरह 272 तक पहुंचा जा सके और ऐसी पार्टियों के साथ समझौता किया जाए जिनका राज्य की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट हो, यानी मोदी जी के कामकाज में ज्यादा दखलंदाजी वो ना करें। ऐसे में नवीन पटनायक उनके लिए मुफीद साबित होते हैं। लेकिन नवीन पटनायक की क्या मजबूरी है? देखिए, एक और चीज, बीजेपी अपोजिशन की पार्टी है उड़ीसा में, राइवल पार्टी है उनकी नवीन पटनायक की पार्टी के साथ। नवीन पटनायक हटेंगे या जोर लगाएगी बीजेपी तो वहां सत्ता में आ सकती है, और सत्ता में आने का, विधानसभा चुनाव जीतने का बीजेपी कोई मौका नहीं होना चाहती, खासतौर से उस उड़ीसा में जहां आज तक बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। वो नवीन पटनायक के साथ मिलकर वाजपेयी जी के समय में और सरकार में शामिल होती रही है। तो पूरी स्पेस छोड़ दी। जो पार्टी एक मेयर के लिए गड़बड़ कर सकती है, वो पार्टी एक उड़ीसा विधानसभा पूरी की पूरी नवीन पटनायक को सौंप दे। बदले में क्या मिलेगा? 21 लोकसभा सीटें, और सारी की सीटें तो मिलनी नहीं है। और 8 तो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। तो बाकी क्या 12-13 सीटों के लिए ये सारा खेल हो रहा है? और अगर 12-13 सीटों के लिए ही खेल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खराब है अंदरूनी तौर पर। ऊपरी तौर पर भले ही वो कुछ कहती रहे। इस पर थोड़ा-सा और विचार करते हैं, लेकिन पहले नवीन पटनायक की क्या मजबूरी है, ये समझ से परे है। नवीन पटनायक देखिए, पिछली बार 12 सीटें जीती थी, 2014 में 20 सीटें जीती थी 21 में, 2009 में भी करीब 20 सीटें जीती थी, बीजेपी की 0 सीट आई थी। विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप देखते हैं विधानसभा चुनाव में कि अ, 2009 में बीजेपी से अलग होकर नवीन पटनायक ने चुनाव लड़ा तो 147 में से 103 सीटें जीती। 2014 में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 117 सीटें जीती, 44% वोट मिला। 2019 में 112 सीटें जीती, पिछली बार बीजेपी सिर्फ 23 सीटें जीत पाई थी। तो इतनी मजबूत पार्टी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ये सवाल उठ रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये यथार्थवाद है नवीन पटनायक का कि उनकी पार्टी में भी अब वो उम्र दराज हो गए हैं, बीच में वो सांसदों के विधायकों के टिकट काट देते हैं। पहले वो लोग कांग्रेस में ये सोच के नहीं जाते थे कि कांग्रेस मरी हुई पार्टी है, वहां जाकर क्या होगा, लेकिन अब ऐसे में बड़ा धड़ा बीजेपी में जाने लगा है और उनको लगा कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, दोनों चुनाव वहां साथ साथ होते हैं आंध्र प्रदेश की तरह, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। नवीन पटनायक को लगा होगा कि नवीन बाबू को कि ऐसा ना हो कि बीजेपी उनके बहुत सारे लोग तोड़ ले, तो ऐसे में उनको लगा होगा कि चलिए बीजेपी का साथ हो लेते हैं, और बीजेपी को लोकसभा चुनाव से मतलब है, इस बहाने बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरफ ध्यान नहीं देगी और उनकी सरकार को बख्शती रहेगी, कार्यकाल लंबा हो जाएगा, नवीन पटनायक का
चामलिंग सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये अर्थात भारतीय अप्रोच है, केंद्र से पैसा मिलता रहेगा, आदिवासी इलाका है उड़ीसा का, तो वहां पर वो जनता की सेवा करते रहेंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद भी वो नहीं चाहेंगे, वो बीजेपी से समझौता कर लेंगे कि ठीक है हम केंद्र में शामिल नहीं होते आपके साथ, आप विधानसभा में राज्य के अंदर हमारे साथ शामिल मत होइए। बीजेपी इस पर मान भी जाएगी तो हम अपना राज करते रहेंगे, बाद में देखा जाएगा। क्या ये अप्रोच रही नवीन पटनायक की? हो सकता है ये अप्रोच रही हो, क्योंकि हाल में ही 4-5 उनके जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में चले गए थे, और अभी भी कुछ लोग और कसमसा रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी भी था, फिर उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं जो जिनको उन्होंने अपना साथी बना रखा है, जो उनके बिहाफ पर आजकल चुनाव प्रचार भी करते फिरते हैं, केवी पांडियन हैं तो वो दक्षिण भारत के। लेकिन कुछ मामले भी हैं कि एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपोजिशन जहां जहां है वहां वहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है मोटे तौर पर, लेकिन उड़ीसा में नहीं है, कभी भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वहां गड़बड़ झाले नहीं होते होंगे, वहां नेता कुछ गड़बड़ी नहीं करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो ईडी तो कोई मामला बना ही सकती है, लेकिन आज तक कोई मामला नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी को किसी भी कीमत पर तीसरी बार सत्ता में आना है, और ऐसे में उनको लग रहा है कि अगर बीजेडी के साथ समझौता हो जाता है तो 21 की 21 लोकसभा की सीटें सब उनके एनडीए के खाते में आ जाएंगी, यानी एक तरह से मोदी जी की झोली में आ जाएंगी, और 272 तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जहां तक विधानसभा की बात है, उड़ीसा में विधानसभा चुनाव की, और राज्य के अंदर सत्ता में आने की बात है, तो वेटिंग में है बीजेपी, जैसे बिहार में है वेटिंग में कि नीतीश कुमार का सियासी सफर का अंत कब हो, और फिर बीजेपी झपट्टा मार लेगी। आप देखना जेडीयू को तहस नहस कर देगी। इसी तरह उड़ीसा में भी बीजेपी शायद यही इंतजार कर रही है, सियासी रूप से तहस नहस कर देगी। शब्दों का थोड़ा ख्याल रख लेते हैं। इसी तरह नवीन पटनायक के लिए भी कहा जा रहा है कि जब उनके सियासी सफर का अंत होगा, उत्तराधिकारी कोई है नहीं, कोई बाल बच्चा तो उनका है नहीं, और इस कारण भी उनकी छवि बड़ी अच्छी है। तो बीजेपी को लग रहा है कि एक बार इनका सियासी सफर का अंत हो तो फिर बीजू जनता दल में तोड़फोड़, सेंधमारी बड़े पैमाने पर की जा सकती है। वहां देखिए, नवीन पटनायक ने जो बड़ी पार्टियां हैं उनको दफ्तर के लिए मुफ्त में जमीन दी थी, पौष इलाके में बड़ी सारी जमीन दी। खुद नवीन पटनायक ने भी बीजू जनता दल का एक बड़ा सा दफ्तर बनवाया। कांग्रेस को जमीन मिली तो कांग्रेस ने भी बड़ा दफ्तर बनवाया। बीजेपी को जमीन मिली लेकिन बीजेपी ने उस जमीन पर दफ्तर नहीं बनवाया, वो मेकशिफ्ट पुराना दफ्तर ही चल रहा है। तो एक पुराने जो अखबार के संवाददाता वहां रहे हैं, वो एक जगह कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि बीजेपी के नेताओं ने कहा क्या जरूरत है नया भवन बनाने की, ये है तो सही नवीन पटनायक वाला बीजू जनता दल का। एक दिन क्या करना है, इनका सिंबल उखाड़ना है और हमारा कमल का सिंबल चिपका देना है और बिल्डिंग पर कब्जा कर लेना है। क्या जरूरत है? पुराने पत्रकार ये भी कहते हैं कि बीच बीच में बीजेपी के नेता कहते रहे हैं बीजेडी के नेताओं से कि आप लोगों को तो समझौता करना ही पड़ेगा साहब, आप लोगों को तो हमारे साथ आना ही पड़ेगा। नवीन पटनायक तो वैसे ही साथ थे। विधानसभा राज्यसभा के अंदर ऐसा कौन सा विवादित बिल है जिस पर नवीन पटनायक ने मोदी सरकार का साथ नहीं दिया हो? हर विवादित बिल पर साथ दिया है और आगे बढ़ चढ़कर साथ दिया है। अश्विनी वैष्णव जो अभी रेल मंत्री हैं, वो राज्यसभा से उड़ीसा से ही गए हैं बीजेपी की तरफ से। कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ रही थी तो नवीन पटनायक ने अपने विधायकों से कहा कि अश्विनी वैष्णव को वोट दे दो। इतना तालमेल रहा है। जब इतना तालमेल रहा है और दूसरा, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते, कांग्रेस की हालत वैसे ही खराब है, 21 में से पिछली बार 1 सीट जीती थी, उससे पहले 0 सीट जीती थी। इस बार बहुत होता तो कांग्रेस 2 सीटें जीत जाती, बाकी 19 सीटें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से तो मोदी जी के पास ही रहती। फिर क्या दिक्कत थी?
राज्यसभा में समर्थन करते रहे हैं, लोकसभा में समर्थन करते रहे हैं, बाहर से करो चाहे अंदर मिलकर करो, एनडीए का हिस्सा बनकर करो या एनडीए के बाहर रहकर करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी एनडीए का साथ लेना है, प्री पोल अलायंस इसके तरह बना देना है ताकि आत्मविश्वास आ सके कि हां तीसरी बार हम सत्ता में आ सकते हैं, 272 का आंकड़ा छू सकते हैं। यही वजह है कि टीडीपी के साथ भी, तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी समझौता किया जा रहा है। ये बात भी सामने आ रही है, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।